नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज और हमेशा की तरह हाजिर हूँ मैं एक और शानदार हिंदी साहित्य का पेपर लेके, जो कि महाराष्ट्र सेट का पेपर है। हमेशा हम किसी न किसी सेट, नेट, टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लेके आते हैं और उनको डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। क्योंकि ये जो पेपर होते हैं ये महान विद्वान लोग बनाते हैं और इनके बनाए हुए क्वेश्चन यदि हम करते हैं तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि किस स्टेट में या किसी और जगह किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। उस टॉपिक के बारे में हमें और नए नए प्रश्न जानने को मिलते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य पूरे हिंदुस्तान में है तो एक जैसी कहीं ना कहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस पेपर की पीडीएफ आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला प्रश्न के यो है हो सिद्धांत के संस्थापक कौन है। देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन तो इसमें है, महाराष्ट्र सेट का पेपर है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम मतलब कोई काम के नहीं है, न कभी आए हैं पहले ना आगे कभी आएंगे, ऐसा है बिल्कुल। लेकिन हमें आंसर सबका देखना है, ठीक है ना। तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाए, ये भी एक पाश्चात्य संस्कृति का कोई सिद्धांत है, यो है हो नाम से सिद्धांत है, इसके संस्थापक कभी आ जाए तो याद रखना नॉयर, ठीक है, नॉयर याद रखना। यो है हो सिद्धांत के संस्थापक कौन है, नॉयर है दोस्तों, याद रखना। आज के बाद इनका नाम मत भूलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस जनपद में अवधी बोली नहीं बोली जाती है। किस जनपद में अवधी बोली नहीं बोली जाती है। अवधी हमको पता है कि अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंदर हम 3 प्रकार की बोलियां पढ़ते हैं, अवधी, बघेली और एक कौन सी है, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। इन 3 का नाम पढ़ते हैं हम, ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी के क्षेत्र में देखो दोस्तों, रायबरेली भी आता है, अवध का क्षेत्र आता है, सीतापुर भी आता है, बहराइच भी आता है। परंतु जो बरेली है ना, बरेली, ये अवधी का क्षेत्र नहीं है। किसका क्षेत्र है ये, मुख्यतः कन्नौजी का क्षेत्र है वैसे तो, लेकिन खड़ी बोली का क्षेत्र भी माना जाता है, लेकिन कन्नौजी यहाँ पे ज़्यादा सटीक रहेगा, कन्नौजी का क्षेत्र है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी किसने कहा है। अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी, पता नहीं ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ऐसा है बिल्कुल, ठीक है ना। शुक्ल जी ने भी कहा हुआ है कि अपभ्रंश को प्राकृत के बाद की अवस्था, इस प्रकार से शब्द यूज किया ना कि प्राकृताभास हिंदी, प्राकृताभास अपभ्रंश, इस टाइप से, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार से अपभ्रंश को कहा है। तो अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी, और इसी के नाम से एक लहक माला भी छुपी थी, किसकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो गुलेरी यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है ना, ठीक है। या फिर पुरानी हिंदी को प्राकृत आभास हिंदी किसने कहा है, ठीक है ना। अपभ्रंश को प्राकृत आभास, ठीक है, यानी कि प्राकृत के बाद पैदा होने वाली भाषा। ये पहले प्रश्न आ चुका है, वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चौथा प्रश्न है, नोट्स ऑफ तुलसीदास ग्रंथ के लेखक कौन है। नोट्स ऑफ तुलसीदास ग्रंथ के लेखक कौन है। अब आपने ये नाम देखो आप, है ना, वैसे भी तुलसीदास के लिए, तुलसीदास को लोकनायक तुलसीदास किसने कहा है ना कि बुद्धगुप्त के बाद, जब तुलसीदास ही ऐसे हैं जो एक महान संत के रूप में पैदा हुए हैं बुद्धगुप्त के बाद। ये वाली पंक्तियाँ बहुत बार सुनी होगी। और नोट्स ऑफ तुलसीदास, ये ग्रंथ के लेखक है जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, याद रखना। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन वही है जिन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, किस नाम से लिखा है, द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक पुस्तक किस विधा में लिखी है। जब हम गद्य साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें खड़ी बोली हिंदी का पहला गद्य पढ़ते हैं हम, उसको पढ़ते हैं गंग कवि का, जो कि अकबर के समय का था। बाद में इसको उसके आगे फेंक दिया था, क्या बोलते हैं, हाथी के आगे। तो चंद छंद वर्णन की महिमा ये उन्हीं का लिखा हुआ है और गद्य है ये, है ना, इसकी विधा गद्य है दोस्तों। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि चंद छंद वर्णन की महिमा, खड़ी बोली का हल्का हल्का पुट इसमें दिखाई देता है, तो गद्य इसमें लिखा जाएगा इसको, ठीक है, गद्य। तुलसीदास निम्नलिखित में से रचनाओं से गीति काव्य नहीं है। आसान प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण गीतावली भी है, गीतावली भी है। प्रश्न बनता है विनय पत्रिका और कवितावली में से। तो विनय पत्रिका में आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के राग, विभिन्न प्रकार के जो गीत है वो पद्य में लिखे गए हैं कहीं ना कहीं। और वो तुलसीदास ने भगवान श्री राम को या फिर भगवान श्री सीता, मतलब माता सीता को एक अर्जी पत्री लिखी है, एक प्रकार अर्जी पत्री, ये भी गीति काव्य की श्रेणी में आती है। विनय पत्रिका भी गीति काव्य की श्रेणी में आती है दोस्तों। कवितावली जो है वो गीति काव्य नहीं है, ठीक है ना, गीति काव्य नहीं है। ये एक प्रकार से छंदों का समूह है जिसके अंदर सवैया, घनाक्षरी, इस प्रकार के छंद मिलते हैं। ये भी एक प्रकार की रामायणी है, जिसे कवित्त रामायण भी बोलते हैं, कवितावली को कवित्त रामायण भी बोलते हैं दोस्तों। रही बात कि कौन सी रचनाएं अवधि की है, कौन सी रचना ब्रजभाषा की है, तो देखो ये सारी की सारी रचनाएं ब्रजभाषा की, याद रखना आप। विनय पत्रिका भी ब्रजभाषा की है, कवितावली भी है, कृष्ण गीतावली भी है, गीतावली भी, सारी की सारी ब्रजभाषा की है, ठीक है, याद रखना। सातवां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से आलम की रचना कौन सी नहीं है? आलम की रचना कौन सी नहीं है बताना है दोस्तों। सुदामा चरित्र भी आलम की रचना है। माधवानल कामगंधला, ये बहुत सारे राइटर ने लिखी है वैसे। माधवानंद कामगंधला, बीच में कौशललाभ ने भी लिखी है, ये रचना है ना। अलग अलग काल में अलग अलग रचनाकारों की पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना आलम ने भी एक माधवानल कामगंधला नाम से रचना लिखी है। और श्याम सनेही, ये रचना भी किसकी है? आलम की है। लेकिन अगर मैं बात करूं विरह वारिस किसकी रचना है, विरह वारिस, तो विरह वारिस किसकी है आप बताइए, कमेंट करके बताइए किसकी रचना है, बताइए। तब तक मैं अगला प्रश्न देखता हूँ, मैं बता दूंगा आपको किसकी है विरह वारिस, ठीक है ना। विरह वारिस है बोधा की रचना, बोधा की रचना है विरह वारिस। विरह वारिस, आलम, घनानंद, ये सारे के सारे रीतिमुक्त कवि है, ठीक है, रीतिमुक्त काल के कवि हैं ये। नेही महाब्रजभाषा प्रवीण, वो सुंदरता के भेद को जाने, इस पंक्ति का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में किया है? पहली बात तो ये जो पंक्तियां दी हुई है ये रामचंद्र शुक्ल की बिल्कुल भी नहीं है, रामचंद्र शुक्ल की बिल्कुल भी नहीं है। परंतु रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों का अर्थ यूज किया है, किनके लिए किया है? जिन्होंने उस कवि के लिए लिखा है, यानी कि जो अपना आंसर होगा, और यहाँ अपना आंसर होगा घनानंद, कि रामचंद्र शुक्ल ने नहीं महाब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरता के भेद को जाने, ये पंक्तियां ब्रजनाथ की पंक्तियां ही है। और ब्रजनाथ ने ये पंक्तियां घनानंद के लिए लिखी थी, और शुक्ल जी ने ये पंक्तियां घनानंद के लिए यूज की गई है। घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, याद रखना आप, घनानंद, ठीक है, जो कि अपनी सुजान प्रेमिका के चक्कर में राजा ने इनको निष्कासित कर दिया था। बाद में ये वृंदावन चले गए थे, जहाँ पर ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है, बहुत बार प्रश्न आया ही है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट, याद रखना, जॉन गिलक्राइस्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 में, ठीक है, सन 1800 में इसकी स्थापना हुई थी, सन 1800 में। और इसमें जो 4 आदमी थे जिन्होंने काम किया था, कौन कौन है जो इसमें हेल्प करते थे पब्लिकेशन में और हिंदी की डाटा बनाने में, कौन कौन थे? सदासुख लाल नियाज, दूसरे कौन है? सदल मिश्र, तीसरे कौन है? लल्लू लाल, और चौथा कौन है? इंशाअल्लाह खान, ठीक है। याद रखना ये चारों के चारों फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए हैं ना। कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं दोस्तों ये। अब हमको डिसाइड करना है कि ये पंक्तियां में ये कथन किसका है। देखो दोस्तों, जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करके और वो अपराजय समर रह जाता है, न तो कोई जीतता है न कोई हारता है, लेकिन राम की जो सेना थी वो हार रही होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि राम को पता चल गया था, भगवान श्री राम को, कि रावण के गोदी, यानी कि रावण को गोदी में बिठा रखा है महाशक्ति ने, दुर्गा ने। तो इस कथन से पहले है ना, विभीषण जी उनको समझाते हैं कि तुम्हारे पास वही लक्ष्मण है, वही हनुमान है, वही अंगद है, वही जामवन है, फिर तुमको किस बात की चिंता है ना, तुम डर क्यों रहे हो, तुम युद्ध करो, ऐसा है बिल्कुल। लेकिन राम जी उस बात को एकदम हल्के में लेते हैं, हल्के में इन से मतलब उदासीन होकर लेते हैं, उनको न तो खुशी होती है न दुखी होता है वो, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ तो रावण के साथ तो महाशक्ति बैठी हुई है। फिर जाम्बुवंत जी प्रेम से समझाते हैं और वो कहते हैं कि दृढ़ आराधन का आराधन से दो उत्तर, ठीक है ना, कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, कि शक्ति का तो आप महाशक्ति के साथ उत्तर दीजिए। और रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, और रावण जो अशुद्ध होकर भी अगर वो त्रस्त कर सकता है आपको, तो आप तो निश्चय ही तुम सिद्ध करोगे उसे दोस्त, तो आप तो उससे भी ज़्यादा मतलब शुद्ध आदमी हो एकदम बिल्कुल, वो तो फिर भी महापापी है, आप तो एकदम ईश्वर हो कहीं ना कहीं, तो आप तो सिद्ध कर सकते हो। तो जाम्बवन की पंक्तियाँ ये सही उत्तर होगा, जाम्बवन। 1936 में लिखी गई महाकाव्य की श्रेणी में आने वाली रचना है ये राम की शक्ति पूजा। 11वां प्रश्न है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, नीरजा में संकलित है ये रचना, नीरजा में संकलित है ये। महादेवी की पंक्तियाँ हैं ये, महादेवी वर्मा, 1907 में जन्म हुआ था महादेवी का। 1907, छायावाद में रहस्यवाद की कवयित्री के नाम से जाने जाती है ये, छायावाद की कवयित्री। कामायनी में किस नारी पात्र का उल्लेख नहीं है? कामायनी 1935 में प्रकाशित, ठीक है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ एक बहुत श्रेष्ठ महाकाव्य की श्रेणी में आता है ये, ठीक है। तो किस पात्र का उल्लेख नहीं? श्रद्धा का भी है, ईड़ा का भी है, रति का भी है, दिमित्र नहीं है, दिमित्र नाम का कोई पात्र इसमें नहीं है, ठीक है। श्रद्धा, ईड़ा, रति, मनु, मानव, ये सब चीज़ें
राम की शक्ति पूजा में देख सकते हैं। राम की शक्ति पूजा में टोटल 15 सर्ग हैं और मैंने आपको नाम भी याद करवाए थे। चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा। चिंता आशा श्रद्धा, एक सेकेंड, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा, ठीक है। चिंता ने आशा श्रद्धा से कहा काम वासना लज्जा की। अब की में कर्म, की में ई बड़ी मात्रा आती है तो पहले ईर्ष्या आएगा, क्योंकि बड़ी ई में ईर्ष्या में बड़ी मात्रा है, फिर ईड आएगा। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न में संघर्ष, आधा स फिर पूरा बड़ स, स्वप्न फिर संघर्ष और फिर आएगा निद्रा। निद्रा का मतलब हो गया क्या, NDR है। न से निर्वेद, द से दर्शन, आर से रहस्य, ए से आनंद। और इस प्रकार से हमारे 15 के 15 सर्ग हो जाएंगे। राम की शक्ति पूजा के अनुसार साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम, ये पंक्तियाँ किसका कथन है। राम की शक्ति पूजा से ऐसा कथन आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट भी यही है। काफ़ी एग्जाम में जिनमें सिलेबस का पार्ट नहीं है वहाँ भी इसमें से क्वेश्चन आना कोई नई बात नहीं होगी। सबसे अंत में पंक्तियाँ आती है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, महाशक्ति की यानी कि भगवती की पंक्तियाँ हैं ये, भगवती की, कि साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम। ये 4 संबोधन दिए हैं, याद रख लेना, क्रम से ही पूछे जा सकते हैं ये, कि कौन कौन से संबोधन माँ भगवती ने भगवान श्री राम को दिए थे या कौन से संबोधन नहीं दिए हैं। तो याद रखना, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, याद रखना, भगवती इसका आंसर होगा। बरगद का पेड़ का रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था दोस्तों, इसमें से कोई रचनाकार नहीं है बरगद के पेड़ के, याद रखना। 14वां क्वेश्चन डिलीट हुआ था। 15वां क्वेश्चन है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में किसका हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। जब पहली कहानी की बात चलती है तो दुलाई वाली का भी जिक्र आता है, इंदुमती का भी आता है, प्लेग की चुड़ैल की बात चलती है और एक टोकरी भर मिट्टी की बात चलती है। लेकिन जब सब कार्यवाही हुई एकदम और सरकार के द्वारा एक मानी गई तो एक टोकरी भर मिट्टी को पहली कहानी के रूप में माना गया था, जो कि माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई है। ये माधवराव सप्रे द्वारा लिखित है एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है, माधवराव सप्रे ने लिखी है। और इसके अंदर किसका हृदय परिवर्तन, जमींदार का। जमींदार एक विधवा औरत होती है, ठीक है ना, उसकी झोपड़ी को हड़प लेता है कहीं ना कहीं पे वह, उसकी ज़मीन को, तो उसमें किस प्रकार उसका हृदय परिवर्तन होता है उसकी कथा को दिखाया गया है। किस किस ने ये कहानी पढ़ी है कमेंट करके बताओ मुझे। परिंदे कहानी में किस पादरी का संदर्भ आया है। 1956-57 में लिखी गई कहानी है ये, फादर एलमंड का जिक्र, फादर एलमंड का जिक्र किया गया है इसमें, ठीक है। 16वें का आंसर ए हो जाएगा। 16वें में है परिंदे कहानी, निर्मल वर्मा की है ये। परिंदे कहानी संग्रह भी है इनका, जिसके अंदर 7 कहानियाँ संकलित है। नामवर सिंह ने इसको नई कहानी की प्रथम कहानी माना है। पीढ़िया उपन्यास या लेखक कौन है, पीढ़िया। ऑप्शन है अमृत राय, अमृतलाल नागर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। इसका सही उत्तर होगा अमृतलाल नागर, क्योंकि पीढ़िया जो उपन्यास है ना, सबसे अंतिम उपन्यास था ये इनका, 1990 के आसपास लिखा गया था ये। और मैंने आपको पहले की वीडियो, आपने जिसने मेरे वीडियो देखे उनको पता है कि अमृतलाल नागर का ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें मैंने अमृतलाल नागर के उपन्यास नहीं करवाए हूँ, क्योंकि एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में, हर एग्जाम में। पहला उपन्यास मैंने इनको आपको हमेशा बताया था कि महाकाल नाम से इनका पहला उपन्यास था, जो कि 1947 में आया था। पहला, शुरू के 2-4 और लास्ट के 2-4, ये तो याद रखना ही चाहिए। इनके तो सारे इंपॉर्टेंट है वैसे भी। महाकाल, फिर सेठ बांकेमल, ये 1955 में आया था, ठीक है। 2 ये याद रख लिए, इंपॉर्टेंट बताता हूँ। उसके बाद बूंद और समुद्र आया था, बूंद और समुद्र भी इंपॉर्टेंट है। शतरंज के मोहर है, ये भी इंपॉर्टेंट उपन्यास है इनका, शतरंज की मोहर है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन चारों में से अब है अमृत और विष, जिसको साहित्य अकादमी मिला था। 1966 इसका प्रकाशन वर्ष। इसके अलावा इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास में अपना नाम आएगा एक, एकदा नैमिषारण्य, ठीक है, 7 घूंघट वाला मुखड़ा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मानस का हंस भी इन्हीं का है, तुलसीदास की जीवनी के रूप में जाना जाता है। तो 1972 प्रकाशन वर्ष है मानस का हंस, 1972 तुलसीदास की जीवनी। खंजर नयन 1981 सूरदास की जीवनी के रूप में माना जाता है इसको, खंजर नयन को।
इसका अलावा एक और इनका नाचो बहुत गोपाल। इसके अलावा इनके महत्वपूर्ण उपन्यास में आते हैं पीढ़ियाँ पढ़ी लिया सबसे अंतिम है, एक करवट भी है करवट, और एक है इनका अग्निगर्भा। ठीक है, इनमें से 2-4 भी याद कर लोगे जितने मैंने बताए, काम चल जाएगा आपका। 18वां प्रश्न क्या है, पतझड़ शब्द में कौन सा उपन्यास है? पतझड़ यानी कि पत्तों का झड़ना एक विशेष टर्म है दोस्तों, ये है ना। पत्तों का झड़ना कोई आम बात तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हम 10 चीज़ों के लिए पत्तों का झड़ना यूज करते हैं, सिर्फ एक चीज़। पतझड़ एक प्रकार का मौसम है, कोई पत्तों के झड़ने की प्रक्रिया को हम पतझड़ नहीं करते कि सिर्फ पत्ते झड़ रहे हैं, क्योंकि पत्ते तो बसंत में भी झड़ते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं झड़ते, तो एक आध तो झड़ता ही है ना। लेकिन पतझड़ एक प्रकार की विशेष प्रक्रिया है जिसमें सभी प्रकार के पेड़ों में पत्ते झड़ जाते हैं, उनकी जो डालियाँ वगैरह है वो सूख जाती है और नए प्रकार की चीज़ें आना बाद में स्टार्ट होती है। बहुव्रीहि समास होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक विशेष पद है ये। ठीक है, तो जहाँ पर अन्य पद ही निकल कर आता है, यानी कि अन्य पद प्रदान होता है, दोनों पद प्रदान नहीं होते हैं, वहाँ पे अब बहुव्रीहि समास होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा दशानन। अब दशानन में नियम तो लगेगा द्विगु समास है, क्योंकि 10 सिर वाला यानी कि 10 आनन वाला। पर भाई 10 आनन वाला तो 10 आनन वाला इस नियम से हम द्विगु समास मान लेंगे, ठीक है। पर जब आपको पता है कि दशानन शब्द एक पर्टिकुलर टर्म है, एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ एक ही आदमी के लिए यूज किया जाता है, जिसका नाम है रावण, तो आप इसमें द्विगु कैसे मान लोगे? बहुव्रीहि समास होगा दशानन में। उसी प्रकार पतझड़ भी एक टर्म है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर बहुव्रीहि समास माना जाएगा। ठीक है। मेला अंचल, मेला अंचल में कौन सा पात्र नहीं है? बलदेव भी है, बावनदास भी है, चुन्नी गोसाई भी है, ओंकारनाथ नहीं है। ओंकारनाथ गोदान का पात्र है, 1936 में लिखा हुआ उपन्यास है ये। इसका उपन्यास है प्रेमचंद का। मेला अंचल 1954 में लिखा गया उपन्यास है ये, फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास कौन कौन से पढ़ते हैं अपन? पहला तो मेला अंचल, फिर हम पढ़ते हैं परति पर कथा, परति परी कथा 57 में ही है ना। उसके बाद दीर्घ तपा पढ़ते हैं हम 62 में। इसके अलावा फिर हम जुलूस भी पढ़ते हैं, इनका जुलूस, चौराहे, इस टाइप से बहुत सारे उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखे हैं। परंतु इनका पहला ही उपन्यास ऐसा है जिसने इतनी ज़्यादा धूम मचाई है, क्योंकि ये आंचलिक उपन्यास है ये, और किसी का पहला ही उपन्यास इतनी धूम मचाए ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन इन्होंने मचाई है। और इसके बाद इन्होंने बहुत कोशिश की है कि इसी के जैसा एक उपन्यास और लिखा जाए, पर इस तरह का उपन्यास ये नहीं लिख पाए हैं कहीं ना कहीं। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है इसमें, बिहार के पूर्णिया, एक पूरा गांव इसका नायक है, इसमें कोई नायक नहीं है। पूरा गांव, जो पूरा अंचल है मेरीगंज गांव, ठीक है, वही इसका नायक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित दोहा के रचयिता कौन है? लाखों बार एग्जाम में आया है दोस्तों ये। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत नवीन। कि अभिधा को उत्तम काव्य किसने कहा? ये कथन बहुत बार आया है ये। रीतिकाल के कवि 1673 में जिनका जन्म हुआ था, देव, ठीक है, देव की पंक्तियाँ ये बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, आगे भी आती रहेगी, याद रख लेना। ठीक है। भिखारी दास, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, इस प्रकार की रचनाएं किसने लिखी है? भिखारी दास ने। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य, रीतिकाल में सबसे पहले सबसे वरिष्ठ, 1555 में जन्म हुआ था इनका। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को माना है, याद रखना। केशवदास को नहीं माना है, केशवदास को बाकी लोग मानते हैं। ठीक है। बिहारी लाल एक ही रचना लिख के हिंदी साहित्य में अमर हो गए, कवि बिहारी लाल। मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा था कि तुम तो भाई एक एक दोहा लिखो बढ़िया बढ़िया, मैं तुमको एक एक दोहे पर एक एक सोने की असरफी दूंगा। तो बिहारी लाल ने एक एक दोहा लिखा, और कहा जाता है कि 713 दोहे हैं बिहारी सतसई के अंदर, 713 है। 713 ऑप्शन में ना हो तो 719 लगाना, पर 713 और 719 दोनों ऑप्शन में हो तो 713 ही लगाना, क्योंकि जो इसकी सबसे मानक टीका लिखी गई है जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा, वो 713 दोहों को मानती है कहीं ना कहीं। ठीक है, याद रखना। 21वां प्रश्न देखिए, इनमें से किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास कहा है? गोपाल राय। ठीक है, गोपाल राय थे जिन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को कहा है। एक छोटी सी कहानी, ज़्यादा बड़ी उपन्यास नहीं है ये, ठीक है ना।
कम पेज की रचना है ये। पंडित गौरीदत्त शर्मा ने लिखी है ये, पंडित गौरीदत्त शर्मा। 1870 में लिखी गई रचना है ये कि किस प्रकार से एक सर्वसुख दयाल नाम का एक बनिया होता है, अग्रवाल बनिया, उसकी कथा है ये कि उसके परिवार में किस तरीके से मतलब उसके बेटे बेटी होते हैं और किस प्रकार से मतलब बनिए समाज में या बड़े लोगों में भी किस प्रकार से आपसी फूट होती है कहीं ना कहीं, या फिर जो घर परिवार में कैसे कहासुनी होती है, उस प्रकार का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, देवरानी जटानी कहानी, पंडित गौरीदत्त शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मिश्र बंधुओं का नहीं है? मिश्र बंधु विनोद नाम से इन्होंने एक साहित्य ग्रंथ लिखा है, आपने पढ़ा होगा। सुखदेव बिहारी मिश्र, एक तो सुखदेव बिहारी मिश्र है, एक गणेश बिहारी मिश्र है और एक श्याम बिहारी मिश्र है। ये तीन जो है मिश्र बंधुओं में इनका नाम लिया जाता है, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। अब चौथा ऑप्शन दे देगा कोई भी कि इनमें से कौन सा मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, और ऑप्शन दे देंगे कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, और आप कृष्ण लगा के आ जाओगे। जबकि कृष्ण जो है वो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, याद रखना, तो आपको कृष्ण ही चयन करना है, कृष्ण का। ठीक है, हम यहाँ पूछ रहे थे कि कौन सा उपन्यास मिश्र बंधुओं का नहीं है। पुष्यमित्र, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, झांसी की रानी। पुष्यमित्र भी इनका उपन्यास है, विक्रमादित्य भी इनका उपन्यास है, चंद्रगुप्त मौर्य भी इनका उपन्यास है, लेकिन झांसी की रानी जो उपन्यास है वो किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का। किसका है दोस्तों? वृंदावन लाल वर्मा का। ठीक है, याद रखिएगा। आपको चंद्रगुप्त मौर्य नाम से कन्फ्यूज हो रहा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य नाम से नाटक है दोस्तों। किसका है ये? तो उपन्यास तो मिश्र बंधुओं का है, लेकिन नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। 1931 में लिखा गया सबसे फेमस नाटक है जयशंकर प्रसाद का, चंद्रगुप्त मौर्य। कफन कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रेमचंद की घोर यथार्थवादी कहानी, सबसे अंतिम कहानी माना जाता है कफन को। माधव और घीसू नाम के बाप बेटों की कहानी है ये। दलित वर्ग का बताने वाली कहानी है ये, किस प्रकार से उनकी दशा चोरी करने पे मजबूर हो जाती है, या फिर उनके अंदर से संवेदना किस प्रकार से मर जाती है, उसका कारण किस प्रकार समाज बनता है। घोर यथार्थवादी कहानी है दोस्तों। भूख किस प्रकार से आदमी को कितना परेशान कर देती है, किसी का दबाव, उसके ऊपर लिखी हुई कहानी है ये प्रेमचंद की। चांद पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, याद रखना, चांद पत्रिका में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सरस्वती, देखिए सरस्वती का प्रकाशन 1900 में स्टार्ट हो गया था दोस्तों, और लेकिन 1903 में अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे। सरस्वती का प्रकाशन तो 1900 में स्टार्ट हो गया था, याद रखना, लेकिन अपने 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे। इंदु, इंदु से संबंधित कौन है? इंदु से संबंधित अपने प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जो थे वो इंदु पत्रिका से उन्होंने इसका संपादन किया है। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है, बताना है कि कौन सा नहीं है। आंधी, अमर वल्लरी, इंद्रजाल, आकाशदीप। देखो आंधी भी इनका है, इंद्रजाल भी इनका है, आकाशदीप भी इनका है, प्रतिध्वनि भी इनका है, प्रतिध्वनि, छाया भी इनका है। 5 कहानी संग्रह इनके पढ़ते हैं हम। छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। और जो सही उत्तर होगा वो होगा अमर वल्लरी, क्योंकि अमर वल्लरी इनका कहानी संग्रह नहीं है। तो किसका कहानी संग्रह है फिर? अमर वल्लरी। अमर वल्लरी है अज्ञेय का। ठीक है, अज्ञेय का कहानी संग्रह है अमर वल्लरी। 25वां प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न क्या कहता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, ये आलोचनात्मक निबंध है दोस्तों। ये शुक्ल जी ने लिखा है। ये किसने लिखा है? ये रामचंद्र शुक्ल ने। आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल के जितने भी निबंध है वो चिंतामणि में संकलित है, और चिंतामणि के 4 भागों का प्रकाशन हो चुका है। ठीक है, कितने भाग होगा? 4 भाग होगा। पहले भाग का प्रकाशन किसने किया था? खुद शुक्ल जी ने किया था। दूसरे भाग का प्रकाशन किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तीसरे का किया है नामवर सिंह ने, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया, आगे भी आ सकता है। और चौथे का किया है इन्होंने, इनकी पोती कुसुम चतुर्वेदी ने, कुसुम चतुर्वेदी जो कि इनकी पोती है। चौथे भाग का चिंतामणि भाग 1
ये पहले विचार विधि के नाम से, इसमें जो निबंध संग्रह था वो विचार विधि के नाम से पहले प्रकाशित हुआ करते थे। चिंतामणि भाग 1 के अंदर 17 निबंध है, याद रखना। चिंतामणि भाग 2 के अंदर 3 निबंध है, बस इतना सा काफ़ी है। तो किसके निबंध हो गए? भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे ज़्यादा मनोविकार संबंधित निबंध किसने लिखे हैं? रामचंद्र शुक्ल ने। भाव और मनोविकार, ये भी इनका निबंध है। लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, भय, क्रोध, इस प्रकार के निबंध शुक्ल जी ने लिखी है। काव्य में अभिव्यंजनावाद, ठीक है ना, याद रखना, ये सारे के सारे निबंध शुक्ल जी के। 26वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी नहीं है पूछा है उसने से, कि एकांकी की विधा कौन सी नहीं। एकांकी एक अंक का नाटक होता है, छोटा नाटक होता है, इसे एकांकी कहा गया है। हिंदी में सबसे ज़्यादा एकांकी लिखने का जो श्रेय जाता है वो राम कुमार वर्मा को जाता है। सबसे फेमस एकांकीकार के नाम से भी राम कुमार वर्मा को जाना जाता है। राम कुमार वर्मा एक बहुत अच्छे कवि, आलोचक और एकांकीकार है। दीपदान भी उन्हीं के एकांकी है, भोर का तारा भी उन्हीं के एकांकी है। लेकिन जो नए मेहमान हैं, नए मेहमान किसकी एकांकी है? उदय शंकर भट्ट की। नए मेहमान उदय शंकर भट्ट की एकांकी है। प्रेत और छाया जो है वो उपन्यास है, ये एकांकी नहीं है। प्रेत और छाया ये उपन्यास है भुवनेश्वर का। किसका उपन्यास है ये? प्रेत और छाया उपन्यास है भुवनेश्वर का, ठीक है। 27वां प्रश्न देखिए, युद्ध में कई लोग मारे गए हैं, इस वाक्य में कई शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कहीं लोग मारे गए, यानी कि संख्या होनी चाहिए थी एक, पर पता नहीं है कि कितने हैं, मतलब निश्चित नहीं है तो अनिश्चित हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और वैसे भी युद्ध है तो युद्ध में तो बहुत लोग मरे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा है, बिल्कुल। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। बी उत्तर सही होगा 27 में, बी। 28वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न क्या कहता है? हीरामन नौटंकी अपनी कंपनी की स्त्री को क्या समझता था? देखो, बाद में वो पूजे नारी समझने लगा है, पहले तो उसको बाई जी समझता था वो। बाद में जब वो पूरा सीन चलता है तब उसको बाद में समझ में आती चीज़ें। पहले वो बाई जी समझता है, ठीक है ना। और उसने 3 कसम खाई है, तीसरी कसम नाम से कहानी है ये। फणिस्वतनाथ रेणु की बहुत ज़्यादा फेमस कहानी है ये। आदिम रात्रि की महक भी इनकी कहानी है। तीसरी कसम, पंचलाइट, ठीक है। और एक लाल पान की बेगम भी इनकी फेमस कहानी है। तो याद रखना, हीरामन नौटंकी कंपनी की स्त्री को क्या समझता था? बाई जी। सही उत्तर हो जाएगा सी। फणिस्वतनाथ रेणु वही है जिसकी हमने अभी चर्चा की थी उपन्यास के सिलसिले में, और अब उनकी कहानी भी आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर रेणु से प्रश्न नहीं पूछे जाए। आत्मनेपद किस विधा की रचना है? आत्मनेपद, ऑप्शन है संस्मरण, रेखाचित्र, कहानी, यात्रा साहित्य। कुछ लोग इसको संस्मरण के करीब मानते हैं, पर यह गलत है, क्योंकि आत्मनेपद ये अज्ञेय के निबंध की श्रेणी में आता है ये, ठीक है। निबंध विधा की रचनाएं ये निबंध की। आत्मनेपद, त्रिशंकु, संवत्सर, ये सारी रचनाएं अज्ञेय की निबंध श्रेणी में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आत्मनेपद रचनाएं अज्ञेय की है, ये तो डिलीट हो गया था ये क्वेश्चन। आत्मनेपद अज्ञेय का निबंध, ठीक है। 30वां प्रश्न देख, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रगतिशील लेखक की स्थापना का विवरण है? किस पुस्तक में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का विवरण है? प्रगतिशील लेखक संघ कब बना था ये प्रगतिशील लेखक संघ? 1936 में। इसकी अध्यक्षता किसने की है? प्रेमचंद ने। और दूसरी बार जब प्रगतिशील लेखक की बैठक हुई तो उसमें अध्यक्षता किसने की है? टैगोर ने, याद रखना। तो किस पुस्तक में इसका विवरण है? देखो मेरी बात सुनो। साहित्य और इतिहास दृष्टि, कविता का नया प्रतिमान, प्रगतिवाद और पुनर्मूल्य, ये तो आलोचना है, तो पुस्तक है ये तो इसमें तो इसका वर्णन नहीं है। रोशनाई नाम की एक पुस्तक है जिसके अंदर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का विवरण दिया हुआ है कि कब स्थापना हुई है 1936 में, किसने अध्यक्षता की है और कौन कौन इसके मेंबर थे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रगतिवाद और मूल्यांकन, ठीक है। प्रगतिवाद और मूल्यांकन किसकी रचनाई है? प्रगतिवाद और पुनर्मूल्यांकन, प्रगतिवाद और पुनर्मूल्यांकन किसकी रचनाई है? हंसराज रहबर की रचना है। ये किसकी रचना है दोस्तों? ये हंसराज रहबर की, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं
कविता के नए प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान किसकी है ये? 1982 में लिखी गई रचना है ये, नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है ये। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाखों बार एग्जाम में पहुंची हुई है। ठीक है। साहित्य और इतिहास दृष्टि किसकी है? साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे की। जैसे जैसे बता रहा हूँ दोस्तों, याद रख लेना, और जितने भी पेपर मैं सोल्व करवा रहा हूँ सबका प्रैक्टिस करके चले जाओ। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। 80% 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एग्जाम में अपना कब्जा कर पाओगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करके जाना। अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट करना, बुरा लगे तो बुरा कमेंट करना, पर कमेंट ज़रूर करना। मेरे वीडियो को बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको पसंद आ रहा है, जो पढ़ाने का तरीका है उनको लर्निंग हो रही है, सीख रहे हैं वो। पर लोग मुझे कमेंट नहीं करते हैं एकदम बिल्कुल, तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि मैं किस राह पे चल रहा हूँ। और अगर कमेंट करने का मन है कर सकते हो, अच्छा कमेंट करोगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करना। आगे अभी और प्रश्न करते हैं हम। 31वां प्रश्न देखिए। टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे आज इसमें, ठीक है, 50 प्रश्न। मिलान करना है कि संज्ञा भेदों को उनके उदाहरणों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये वैसे डिलीट हुआ था ये क्वेश्चन भी, क्यों डिलीट हुआ था मैं बता देता हूँ आपको, है ना, क्योंकि इसका जो मिलान थे वो मैच नहीं हो पा रहा था। देखो, जो समूहवाचक संख्या है ना, तो समूह का भेद कराता है, तो गौशाला भी समूह हो गया, सभा भी समूह हो गई। ठीक है। सहयात्री क्या हो गया? सहयात्रिक पर्वत का नाम है कि सहयात्रिक प्रकार का पर्वत है, तो पर्वतों में से एक सिंगल पर्वत की बात करी जा रही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा ये। चांदी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और मानवता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। इसलिए एक ही ऑप्शन दो दो चीज़ों से मिलान खा रहा था, इसलिए ये डिलीट हो गया था। ठीक है। 32वां क्वेश्चन देखिए। 32वां क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन में भी शायद ये डिलीट हुआ था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको। बिल्कुल 32वें में भी इसका मिलान नहीं हो पा रहा था, इस कारण ये भी डिलीट हुआ था। ठीक है ना, कि 32वां भी अपन नहीं देखेंगे। वैसे भी गौण प्रकार की पत्रिकाएँ ये, जहाँ मेन पत्रिकाएँ आएगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, अच्छा, ये बड़ी पंक्तियाँ, ये बड़ा है, एक प्रकार से मैं बता देता हूँ आपको। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का गलना। ये पंक्तियाँ बहुत बार पढ़ी होगी आपने दोस्तों। ये इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अभी दोस्तों, आंसर की के साथ दे दूंगा, बिल्कुल टिक करके। ठीक है ना, याद रखना। मैं पंक्ति आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप मिलान करते रहना। अभिलाषाओं की पर करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का गलना, है ना। इस करुणा कलित हृदय में जब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार क्षणों में वेदना असीम गरजती। आंसू की पंक्तियाँ हैं दोस्तों ये, आंसू की। और आंसू किसका काव्य है ये? जयशंकर प्रसाद का। तो पहली पंक्तियाँ तो आंसू की हो गई। ठीक है, आंसू ये रहा तीसरा ऑप्शन में। काम मुझ ही से सदा है, शेर भी मुझसे गदा है। ठीक है ना, ये पंक्तियाँ किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कुकुरमुत्ता रचना से ली गई है, कुकुरमुत्ता से। जिज्ञासा प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भी भक्ति को दे दो। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये दीप अकेला स्नेह भरा, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये अज्ञेय की रचना है ये। ठीक है, ये पंक्तियाँ यह दीप अकेला से मिलान हो जाएगी। अगला है, जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात है, मैं लिखता ही तो हूँ दिन रात। आपको पता होगा कि वो जो गीत बेचने वाली बात कही गई है वो इसी में कही गई है। गीत फरोश की पंक्तियाँ हैं। किसकी है? गीत फरोश की। मिलान कर लेना दोस्तों। ठीक है, गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला प्रश्न हो जाएगा अपना, मिलान करना है यहाँ से। 34वें का आंसर क्या होगा? मिलान करना है। ठीक है, श्री संप्रदाय का संबंध किससे हो जाएगा? श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। ठीक है, और ब्रह्मा संप्रदाय का संबंध किससे हो जाएगा? फिर ब्रह्मा संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय का संबंध हो जाएगा मध्वाचार्य से। रुद्र संप्रदाय विष्णु शास्त्री, और सनकादि संप्रदाय का निम्बारकाचार्य। वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय है। ठीक है, तो श्री संप्रदाय मैंने बता दिया आपको, रामानुजाचार्य। ब्रह्मा संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय का विष्णु शास्त्री, और सनकादि संप्रदाय का निम्बारकाचार्य। याद रखना, निम्बारकाचार्य को निम्बार्क संप्रदाय भी बोला जाता है, सनकादि संप्रदाय भी बोला जाता है, और सनक संप्रदाय भी बोला जाता है, सनक। अगला प्रश्न देखिए।
35वां प्रश्न मिलान करना है। कौन सी रचना निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए सम्मिलित करते हैं। चंदायन किसकी रचना है दोस्तों? ये मुल्ला दाऊद की 1379 में लिखी गई अवधी भाषा की रचना है ये। भंवर गीत नंददास की है, ठीक है, ब्रजभाषा में लिखी हुई है। कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है ये। खलिक बारी अमीर खुसरो की रचना है, जिसमें पहली बार अवधि का जिक्र मिलता है, वो रचना है खलिक बारी, याद रखना आप, ठीक है। चंदायन भी नहीं है, वो खलिक बारी है। 36वां प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना दोस्तों ये। निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सम्मिलित करना है कि कौन सा कवि किसके आश्रय में पला था, ठीक है। देखो, मंडन का तो हो जाएगा महेंद्र सिंह, ये याद रखना आप। चिंतामणि का हो जाएगा मकरंद सिंह, ठीक है। मंडन का हो जाएगा महेंद्र सिंह। तो अब आंसर किसी से मिलान कर लेते हैं, एक बार रुको आप। जैसे मंडन का तो हो गया महेंद्र सिंह, चिंतामणि का हो गया मकरंद शाह, ठीक है। तो सी में 5 कौन से ऑप्शन में? इसमें भी है, इसमें भी है, डी में 2 इसमें है, तो यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। यानी कि ए में 4, बी में 1, ए में 4, यानी कि महाकवि देव का हो जाएगा आजम शाह। आजम शाह के आश्रय में कौन पले बड़े थे? देव। और कुलपति मिश्र क्या हो जाएगा? कुलपति मिश्र का क्या हो जाएगा अपना? जय सिंह। कुलपति मिश्र का हो जाएगा अपना राम सिंह, ठीक है, राम सिंह, याद रखना, मिलान कर लेना दोस्तों। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार आपको। महाकवि देव का आजम शाह, कुलपति मिश्र का राम सिंह, मंडन का मयंक सिंह और चिंतामणि का मकरंद शाह, ठीक है, याद रखना, चिंतामणि का मकरंद शाह। मानुष प्रेम भय बैकुंठी काव्य पंक्तियों को उनको कवि के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों कि कौन सी रचना किसने लिखी है। मानुष प्रेम भय बैकुंठी, ये पंक्तियाँ किसकी है? जायसी की पंक्तियाँ है दोस्तों, ये पद्मावत में से है ना। और पाई महावर देन को, ये पंक्तियाँ बिहारी का दोहा है, ये बिहारी का। और मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, कबीर की पंक्तियाँ हैं दोस्तों, ये कबीर का दोहा है ये। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तुलसी की पंक्तियाँ हैं ये। ऐसे जैसे यश की बात कर रहा है यहाँ पे, यश यश सुरसा बदन बढ़ावा, ठीक है। डी में हो जाएगा 5, ठीक है, मिलान कर लेना दोस्तों, ये सही उत्तर होगा इसका। 38वां प्रश्न देखिए आप। 38वां, वन बेला, बेला, अणिमा, ये किसकी रचना हो जाएगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। चित्राधार आपको पता है किसकी रचना है? चित्राधार जयशंकर प्रसाद ये, ठीक है। उत्तरा किसकी रचना हो जाएगी दोस्तों? उत्तरा है पंत की। और परिक्रमा किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की, ठीक है, मिलान कर लेना। परिक्रमा महादेवी वर्मा, उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत, वनबेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चित्राधार जयशंकर प्रसाद। 39वां प्रश्न देखते हैं। भाग्यवती उपन्यासों को मिलान करना है। भाग्यवती उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लोरी 1877, निस्सहाय हिंदू राधाकृष्ण दास, श्यामा स्वपन दास। श्यामा स्वपन हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। श्यामा स्वपन, कि श्याम का स्वपन तो पूरे जग को आता है, याद रखना, श्याम का स्वपन तो पूरे जग को आता है, तो श्यामा स्वपन ठाकुर जगमोहन सिंह। और बलवंत भूमिहार, ये रचना हो जाएगी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की। भुवनेश्वर मिश्र की कौन सी हो जाएगी? बलवंत भूमिहार, है ना। 40वां प्रश्न बताइए, 40वां प्रश्न का क्या उत्तर होगा? ठीक है, वर्णों को उनके उच्चारण स्थानों के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों कि कौन सा उत्तर इनमें से सही होगा, ठीक है। तो व का जो हमारा हो जाएगा, व जो वर्ण है वो दंतोष्ठय होगा, तो क्या दांत और ओठों के साथ व, ठीक है। वो जो है ओ, वो कंठ प्लस ओष्ठ्य हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ्य, तो ओ मैं बता देता हूँ, रुको एक सेकेंड। दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, और ए जो वर्ण है अपना ए वर्ण, ये ए वर्ण कैसा हो जाएगा दोस्तों? एक सेकेंड। ए वर्ण हो जाएगा अपना कंठ तालव्य, और ई हो जाएगा अपना ई वर्ण हो जाएगा तालव्य, याद रखना आप, ठीक है। ए कंठ तालव्य, ई तालव्य, वो दंतोष्ठ है, एक सेकेंड, वह दंतोष्ठ है, और ओ हो जाएगा अपना कंठोष्ठ है, ठीक है। वह ये कंठ तालव्य और ई का हो जाएगा तालव्य। अगला प्रश्न देखिए।
भारत के प्रचलित निम्नलिखित लोक नृत्य शैलियों को उनके प्रदेशों से सम्मिलित करना है दोस्तों। ठीक है, सम्मिलित करते हैं। पहले भी ऐसा क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत बार आया हुआ है और आपको पता होगा दोस्तों कि पूरे इंडिया में जितने भी सेट का एग्ज़ाम होता है उनका सिलेबस और नेट का सिलेबस दोनों का सेम होता है हमेशा। ठीक है, उत्तर लगाना चाहते हैं तो गंभीरा का हो जाएगा अपना पश्चिम बंगाल। ठीक है, गंभीरा जो है लोक नृत्य की शैली वो पश्चिम बंगाल में है। दलित जो है दलित वो है महाराष्ट्र में। भवाई भवाई है गुजरात में और कठपुतली है राजस्थान में, याद रखना। ठीक है, गंभीरा पश्चिम बंगाल, दलित महाराष्ट्र, भवाई गुजरात और कठपुतली राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न क्या कहता है? हालावाद और बच्चन, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, ज्योति विहग और छायावाद का पतन। छायावाद का पतन ये किताब किसकी है दोस्तों? आलोचनात्मक किताबें ही हैं। किसकी है? डॉक्टर देवराज की है। छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज। हालावाद और बच्चन ये किसकी रचना हो जाएगी? हालावाद और बच्चन, हालावाद और बच्चन ये किसकी किताब है दोस्तों? हालावाद और बच्चन है किसकी? डॉक्टर दशरथ की। ठीक है, छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज। रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना किसकी रचना है? रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना डॉक्टर बच्चन सिंह की। और ज्योति विहग किसकी हो जाएगी? ज्योति विहग डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी की। एक बार आंसर किसे इसका मैच कर लेते हैं, एक बार रुको। 42वें का आंसर क्या होगा? ठीक है ना, क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। कि हालावाद और ये डॉक्टर दशरथ राज मैंने बताया आपको। ठीक है, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना ये मैंने बताया आपको बच्चन सिंह का। ज्योति विहग मैंने बताया शांति प्रिय द्विवेदी का। और छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज का। ठीक है, ये सही होगा दोस्तों। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए में 4, बी में 2, सी में 5 और डी में 3। तो मतलब बी उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, 42 में बी। ठीक है, 43वां देखते हैं। 43वां प्रश्न क्या कहता है अब? ठीक है, अरे यायावर याद रहेगा, अज्ञे की रचना है ये। अरे यायावर याद रहेगा, मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्य की रचना है ये। आखिरी चट्टान तक, ये मोहन राकेश की रचना है ये। आखिरी चट्टान तक किसकी रचना है बताओ? ये आखिरी चट्टान तक किसकी रचना है? ये मोहन राकेश की। ठीक है, और वह भी कोई देश है महाराज ये किसका हो जाएगा? अनिल यादव की रचना है ये। वह भी कोई देश है महाराज। ठीक है, 43वें का आंसर एक बार मिलान कर लेते हैं यहाँ पे। अरे यायावर याद रहेगा, ए में 2, ए में 2, इसमें भी है, इसमें भी है। मेरी तिब्बत यात्रा, बी में 1, बी में 1। ठीक है, सी में 4, सी में 4 और डी में 3। तो डी में 3 का हो जाएगा अनिल यादव। वह भी कोई देश है महाराज, अनिल यादव। 44वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद के कौन है? युंग। ठीक है, वैसे फ्रॉइड माने जाते हैं लेकिन युंग ऑप्शन में है तो युंग भी लगा सकते हैं। अस्तित्ववाद के हो जाएंगे अपने कौन? सार्त्र। अस्तित्ववाद के जो विचारक है वो सार्त्र है। उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलट, मैंने लाखों बार बताया आपको ये। उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलट। अभिव्यक्तिवाद के अभिनवगुप्त। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अनुमितिवाद भी आ सकता था। अनुमितिवाद के कौन हो जाएंगे? शंकुक। अगला प्रश्न देखिए आप, 45वें में है ना। पथ के साथी, पथ के साथी किसकी रचना है ये? संस्मरणात्मक निबंध है इसमें। संस्करणात्मक कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े राइटर के साथ जब महादेवी मिले हैं उनके बारे में जो इनके विचार व्यक्त किए हैं वो इस पथ के साथी में है। ये महादेवी वर्मा की रचना है ये। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी ने जेल में बैठ के लिखी थी ये। मंटो मेरा दुश्मन, ये उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है ये। उपेंद्र नाथ अश्क, मंटो मेरा दुश्मन, बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है ये। और मैं भूल नहीं सकता कैलाश नाथ काटजू, मैं भूल नहीं सकता कैलाश नाथ काटजू की रचना है। याद रखना, रेखा चित्र है ये। ठीक है ना, रेखा चित्र। मैंने पथ के साथी के लिए क्या बोला था? संस्मरण। रेखा चित्र है दोस्तों ये, है ना। जैसे अज्ञेय के बारे में या फिर जो उनके दोस्त वगैरह जितने भी जानकार थे, लेखक थे, साहित्यकार, उनके रेखा चित्र है इसमें से, है ना। एक प्रकार से वो उनसे मिले, उनके बारे में जानकारी दिख रहे, तो संस्मरण के निकट है लेकिन रेखा चित्र माना जाएगा उसको। ठीक है, रेखा चित्र ही है वो। उनके बारे में बताया है कहीं ना कहीं ना, उनकी छवि के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, तो उनका रेखा चित्र ही हो गया वो। संस्कृत आचार्य और उनकी किताबों को
मिलान करना है कि कौन सी किसकी किसकी है। हमने पढ़ा है दंडी, 7वीं सदी के आचार्य काव्यदर्श, दंडी का हो जाएगा काव्यदर्श। मम्मट की हमने पढ़ी है काव्य प्रकाश। रोहियक की हमने अलंकार सर्वस्व पढ़ी है और विश्वनाथ की पढ़ी है हमने साहित्य दर्पण। और काव्य अनुशासन रचना किसकी है? राजशेखर की। काव्य अनुशासन किसकी रचना है? राजशेखर की, याद रखना, ठीक है। 47वां प्रश्न देखिए, 47वां प्रश्न क्या कहता है कि परी प्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जोग और मधुप राजवद पाए के भीख न मांगत रोग। कि मैं तो नंदलाल के यानी कि कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हूँ, अब मुझे किसी प्रकार का योग नहीं भाता है। जिस प्रकार से राजा को राजपद मिल जाता है, जिस प्रकार से भंवरे को राजपद मिल जाता है, उसी प्रकार भीख न मांगत लोग। तो एक प्रकार से दृष्टांत दे रही है, उदाहरण दे रही है ना। तो उदाहरण में तो क्या होता है, किसी शब्द का, किसी दिखने वाली चीज़ का उदाहरण दिया जाता है, और दृष्टांत में किसी भी अदृश्य चीज़ का दिखाई देता है जिसको हम फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। भाई राजपद, अब राजपद को आप महसूस कर सकते हो, दिखेगा थोड़े ना आपको राजपद। तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो जाएगा अपना दृष्टांत अलंकार। अली इन लोयन को कछु उपजी बड़ी बलाए और नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए। कि भाई इस नौचन में तो कुछ बहुत बड़ी बला यानी कि बहुत बड़ा रोग लग गया है इन नयनों में। तो हमेशा इसमें मतलब नीर भरे रहते हैं, मतलब हमेशा इसमें आंसू भरे रहते हैं, पानी भरा रहता है, उसके बाद भी प्यास नहीं बुझ रही है। मतलब कोई चीज़ हो रही है उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं प्यास नहीं बुझ रही। तो विशेष उक्ति अलंकार हो जाएगा यहाँ पे, एक प्रकार की विशेष उक्ति देके इन्होंने बताया है। तो 37वें में अपना हो जाएगा, 47वें में अपना आंसर क्या हो जाएगा? 47 में ये हो जाएगा अपना विशेषोक्ति, ठीक है। तो 47 पे अपने हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है। एक बार देख लेते हैं नीचे आंसर की में क्या दे रखा है, ठीक है। देखो पहला मैंने बता दिया आपको दृष्टांत अलंकार, ठीक है। और बी में मैंने बता दिया आपको, बी में बता दिया फोर, बी में होता है विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है। ए में 2, बी में 4। हृदय घाव मेरे पीरे रघुवीरे। अच्छा, कि हृदय में घाव तो मेरे है और पीर रघुवीर को हो रही है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे? बिना कारण के कार्य होना, मतलब कारण कुछ और है और कार्य कुछ और हो रहा है, असंगति अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। और नभ फह रही अति उच्च निशाना, तीन में अटके विबुध बिताना। और डी वाले में कौन सा हो जाएगा अपना? अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बात करना जो कि संभव नहीं है, उस प्रकार की बात करना है ना। तो डी में हो जाएगा अपना 3। तो मिलान कर लेना है दोस्तों। 48वां प्रश्न देखिए, 48वां प्रश्न क्या कहता है? इन नाटकों को मिलान करना है कि कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का नाट्य भेद बताना है कि कौन सा किस प्रकार का नाटक है, ठीक है। वैदिक हिंसा न हिंसा बहुत बहुत बार पढ़ा होगा आपने, ये 1873 में लिखा गया नाटक है, प्रहसन है ये, ठीक है। प्रहसन है एक प्रकार से ये। सत्य हरिश्चंद्र ये नाटक है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक की श्रेणी में आता है ये। श्री चंद्रावली ये नाटिका की श्रेणी में आता है। और विशेष्य विस्मोदनम ये आता है भाण, ठीक है। विशेष्य विस्मोदनम है जो कि भाण की श्रेणी में आता है। एक प्रकार के नाटक के प्रकार होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। अब मिलान कर लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। वैदिक हिंसा न हिंसा बहुत ही, ये प्रहसन, तो MA4 पहला उत्तर सही हो जाएगा। सत्य हरिश्चंद्र नाटक, श्री चंद्रावली नाटिका और विशेष्य विस्मोदनम अपना हो जाएगा भाण, ठीक है। विशेष्य विस्मोदनम भाण। 49वां प्रश्न देखिए, सेकंड लास्ट। ये पत्रिकाएं हैं कहाँ कहाँ से निकलती है ये बताना है अपन को, ठीक है। तो देखो इसको सही उत्तर हो जाएगा आलोचना। आलोचना निकलती है अपने नई दिल्ली से। तो ऐसे याद करना कि आलोचना कहाँ से होती है? नई दिल्ली से आलोचना होती है, क्योंकि पूरे देश का शासन नई दिल्ली में ही तो है ना, कहीं ना कहीं। पूर्वाग्रह निकलती है भोपाल से। तद्भव पत्रिका निकलती है कहाँ से? निकलती है तद्भव निकलती है अपने लखनऊ से। और पहल निकलती है जबलपुर से, याद रखना। पहल जबल पहल, ऐसे याद रख लेना। तद्भव लखनऊ, पूर्वग्रह भोपाल। ऐसे याद रखना ना कि भोपाल में वो गैस कांड हुआ था ना, जिसमें गैस लीक हो गई थी, तो बहुत सारे हज़ारों लोग मर गए थे उसमें से, फिर वो बंद हो गई वो फैक्ट्री जो थी। तो पूर्वग्रह, तो ग्रह क्या था? पहले वहाँ था, ऐसे याद रखना है आप। और आलोचना नई दिल्ली, तो याद रह जाएगा आपको। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 50वां क्वेश्चन क्या कहता है।
बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से क्वेश्चन लेके सारे जितने भी क्वेश्चन थे 100 के 100 उनका हम सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। 50वां क्वेश्चन कहता है, अच्छा मिलान करना है इसमें से 50वें क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये कौन सी रचना किसकी है। 50वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ मिलान करना है। चलिए करते हैं। लियोतार की रचना है दोस्तों, इसमें से कौन सी लियोतार की रचना, द मिरर ऑफ प्रोडक्शन। द मिरर ऑफ प्रोडक्शन जो रचना है वो किसकी है, नहीं सॉरी गलत हो जाएगा ये, द ईयर ऑफ 2000 हेज ये रचना है। द ईयर ऑफ 2000 हेज ऑलरेडी हैपेंड इन 1988, यानी कि जो 2000 वाला समय है ऑलरेडी 1988 में गुजर चुका है। तो लियोतार की रचना है ये। बोदरिया की रचना कौन सी है, बोदरिया की रचना है द मिरर ऑफ प्रोडक्शन। इस्माइल रीड की रचना हो जाएगी दोस्तों फ्लाइट टू कनाडा। और जोक देरिदा की रचना कौन सी हो जाएगी, राइटिंग टू डिफरेंस, राइटिंग एंड डिफरेंस, राइटिंग एंड डिफरेंस। ये किसकी रचना हो जाएगी दोस्तों, ये जोक देरिदा। और जोक देरिदा कौन थे, अपने विखंडनवाद के प्रवर्तक, ठीक है। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है, जोक देरिदा। तो जोक देरिदा को जब हम पढ़ते हैं विखंडनवाद में, वहाँ हम पढ़ते हैं राइटिंग एंड डिफरेंस नाम की जो रचना है वो जोक देरिदा की रचना है। तो हमें पता होता है कि डी में 2 उत्तर होगा, तो डी में 2 तो सिर्फ इसी में ही है, तो हमारा उत्तर वैसे भी सही हो जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे काम आ जाती है। तो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आ रही है, उनको बार बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही करते हैं, बाकी 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। जल्दी ही इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न नीचे देख बता सकता हूँ मैं आपको, देखो आप मिलान करने वाले प्रकाशन वर्ष के क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत शानदार पेपर है दोस्तों ये। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और कैसा लगा आपको दोस्तों ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना है, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है इसको। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।